तो इस पूरी चर्चा का मेन मिशन ही इन कॉम्प्लेक्स केमिकल नेम्स और उनसे जुड़ी बीमारियों को सिंप्लीफाई करना है। एक बेसिकली एक शॉर्टकट उन सभी के लिए जो कम समय में सटीक नॉलेज गेन करना चाहते हैं। सही बात है, स्पेशली अगर एसएससी जैसे एग्जाम्स की तैयारी चल रही हो तो ये बहुत फायदेमंद है। आज हम ह्यूमन बॉडी के इन माइक्रोस्कोपिक केमिकल रेगुलेटर्स को थोड़ा डिटेल में देखेंगे। हाँ, अगर इन सोर्सेज को डीपली एनालाइज किया जाए तो इनमें विटामिन्स का एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड और लॉजिकल फ्रेमवर्क दिया गया है। हम रोजाना जो भी फूड कंज्यूम करते हैं उसके अंदर कौन सा केमिकल कंपाउंड छुपा है, बिल्कुल, और उसकी कमी से सेल्यूलर लेवल पर क्या ब्रेकडाउन हो सकता है, ये समझना बहुत क्रूशल है। फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल। एग्जैक्टली, फैट सॉल्युबल कैटेगरी में आते हैं ए, डी, ई और के, और दूसरी तरफ वाटर सॉल्युबल विटामिन्स में पूरा बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप और विटामिन सी शामिल हैं। अगर इस डिवीजन को एक आसान एनालॉजी से समझें तो फैट सॉल्युबल विटामिन्स उन राशन के डिब्बों की तरह हैं जिन्हें शरीर अपनी इंटरनल पैंट्री में स्टोर करके रख सकता है। लॉन्ग टर्म स्टोरेज के लिए। हाँ, जब भी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है वो इस पैंट्री से निकालकर यूज कर लेती है। लेकिन वाटर सॉल्युबल विटामिन्स फ्रेश प्रोड्यूस यानी ताजी सब्जियों की तरह बिहेव करते हैं, जिनको हमारा शरीर स्टोर करके नहीं रख सकता। वही ना, इन्हें रेगुलर डाइट के थ्रू रोजाना रिप्लेनिश करना पड़ता है। स्टार्टिंग विथ विटामिन ए। विटामिन ए का साइंटिफिक नाम रेटिनॉल है। अब रेटिनॉल वर्ड पढ़ते ही सीधा रेटिना वर्ड दिमाग में स्ट्राइक करता है, जो हमारी आंखों का एक वाइटल पार्ट है। और सोर्सेज भी यही एम्फसाइज करते हैं कि रेटिनॉल हमारी विजन के लिए एब्सोल्यूट नेसेसिटी है। इस सेक्शन में एक बहुत ही स्पेसिफिक फूड सोर्स का जिक्र है जो एग्जाम्स का अनडिस्प्यूटेड फेवरेट है, गोल्डन राइस। हाँ, ये एक जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है जिसे स्पेसिफिकली विटामिन ए डिफिशिएंसी को टैकल करने के लिए डिजाइन किया गया था। और अगर रेटिनॉल की कमी होती है तो सोर्सेज दो मेजर कंडीशंस हाईलाइट करते हैं। पहला, नाइट ब्लाइंडनेस, जिसमें कम रोशनी में देखने की क्षमता खत्म हो जाती है। राइट। और दूसरी थोड़ी कॉम्प्लेक्स टर्म है ज़ीरोप्थैल्मिया। गोल्डन राइस का क्रिएशन अपने आप में एक ब्रिलियंट बायो इंजीनियरिंग सोल्यूशन था। दुनिया के उन हिस्सों में जहां व्हाइट राइस स्टेपल डाइट है, वहां विटामिन ए डिफिशिएंसी एक एपिडेमिक की तरह थी। उसमें बेटा कैरोटीन इंसर्ट किया गया था ना? बिल्कुल, जिसे बॉडी अंदर जाकर रेटिनॉल में कन्वर्ट कर लेती है। और जहां तक ज़ीरोप्थैल्मिया का सवाल है, ये टर्म सीधे तौर पर मैच द फॉलोइंग फॉर्मेट में आती है। आंख का कंजंक्टिवा ड्राई और थिक हो जाता है इसमें, जो परमानेंट ब्लाइंडनेस भी कर सकता है। हाँ, अगर टाइम पे ट्रीट ना किया जाए तो। अब अगले क्रिटिकल कंपाउंड पर आते हैं, जो है विटामिन डी। इसका केमिकल नाम कैल्सिफेरॉल है। कैल्सिफेरॉल, इस वर्ड के अंदर ही कैल्शियम का हिंट छुपा हुआ है, जो बोन हेल्थ का प्राइमरी बिल्डिंग ब्लॉक है। इसे कॉमन भाषा में सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है। और एक रोचक तथ्य ये है कि कैल्सिफेरॉल ट्रेडिशनल सेंस में सिर्फ एक विटामिन नहीं है। हाँ, सोर्स के मुताबिक हमारी बॉडी में ये एक हार्मोन की तरह फंक्शन करता है। एक हार्मोन की तरह फंक्शन करना विटामिन्स के नॉर्मल बिहेवियर से काफी अलग है। सनलाइट डायरेक्टली स्किन पर पड़ने से बॉडी कोलेस्ट्रॉल को यूज करके खुद कैल्सिफेरॉल बनाती है। इसका मेन काम इंटेस्टाइन से कैल्शियम को एब्जॉर्ब करके बोन्स तक पहुंचना है। और अगर इसकी कमी हो जाए तो कैल्शियम होने के बावजूद बोन्स वीक रह जाती हैं। बच्चों में इस डिफिशियंसी से रिकेट्स नाम की बीमारी होती है। रिकेट्स में डेवलपिंग बोन्स इतनी सॉफ्ट रह जाती हैं कि बॉडी वेट से ही उनमें बेंडिंग आ जाती है। और यही कमी अडल्ट्स में हो तो उसे ऑस्टियोमलेशिया कहते हैं। बच्चों में रिकेट्स और अडल्ट्स में ऑस्टियोमलेशिया, ये दोनों एज स्पेसिफिक टर्म्स एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एज स्पेसिफिक डिस्टिंक्शन क्लियर होना मार्क्स सिक्योर करने के लिए वाइटल है। ऑस्टियोमलेशिया में अडल्ट बोन्स एक्चुअली अपने मिनरल्स लूज करने लगती हैं, जिससे फ्रैक्चर्स का रिस्क बढ़ जाता है। सही बात है। अगला फैट सॉल्युबल विटामिन है विटामिन ई, जो एक अलग ही प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म ऑफर करता है। इसका केमिकल नाम टोकोफेरॉल है। हेल्थ और वेलनेस इंडस्ट्री में इसे कॉमनली ब्यूटी विटामिन कहा जाता है, क्योंकि ये नेचर के सबसे पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट्स में से एक है। सेल्यूलर लेवल पर जब बॉडी एनर्जी प्रोड्यूस करती है तो फ्री रेडिकल्स जनरेट होते हैं जो सेल्स को डैमेज कर सकते हैं। और टोकोफेरॉल इन्हीं फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करता है। लेकिन डॉक्यूमेंट्स वार्न करते हैं कि इसकी डेफिशिएंसी से रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर असर पड़ता है। हाँ, फर्टिलिटी इश्यूज आते हैं और स्केलेटल मसल्स कमजोर होने लगती हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स और सेल प्रोटेक्शन आजकल स्किन केयर डिस्कशंस का कोर पॉइंट है, इसीलिए इसे याद रखना मुश्किल नहीं है। अब इस कैटेगरी के आखिरी कंपाउंड को देखते हैं,
विटामिन के। इसका केमिकल नाम थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, फिलोक्विनोन। फिलोक्विनोन। ह्यूमन फिजियोलॉजी में इसका सबसे अहम रोल ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म को रेगुलेट करना है। अगर सिस्टम में इसका लेवल ड्रॉप हो जाए तो ब्लड का नेचुरल कोएगुलेशन डिसरप्ट हो जाता है, मतलब छोटी सी चोट से भी ब्लीडिंग रुकने में बहुत वक्त लगेगा। जो लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है। इस क्लॉटिंग मैकेनिज्म का एग्जैक्ट बायोलॉजिकल पाथवे भी सोर्स में दिया गया है। फिलोक्विनोन लिवर में एक स्पेसिफिक प्रोटीन बनाने के लिए जरूरी है, जिसे प्रोथ्रोम्बिन कहते हैं, राइट? Exactly. ये इनएक्टिव स्टेट में रहता है और चोट लगने पर क्लॉटिंग कैस्केड शुरू करता है, एक डोमिनो इफेक्ट की तरह। फाइलोक्विनोन होगा तभी लिवर प्रोथ्रोम्बिन बनाएगा और तभी ब्लड क्लॉट फॉर्म हो पाएगा। रेटिनॉल, कैल्सिफेरॉल, टोकोफेरॉल और फाइलोक्विनोन, ये चारों बॉडी के फैट सॉल्युबल स्टोरेज का आर्किटेक्चर बनाते हैं। इस क्लियर मैपिंग के बाद अब शिफ्ट करते हैं अपनी दूसरी मेजर कैटेगरी पर, वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। जैसे शुरू में बात हुई थी, ये फ्रेश सब्जियों की तरह हैं, जिसमें सबसे प्रोमिनेंट नाम है विटामिन सी का। इसका साइंटिफिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। यहाँ पर बात बहुत ही दिलचस्प हो जाती है। हमारे सोर्स मटेरियल में एक स्पेसिफिक वल्नरेबिलिटी हाईलाइट की गई है कि एस्कॉर्बिक एसिड का सबसे बड़ा दुश्मन गर्मी है। हीट। बिल्कुल, जब फूड को हाई टेम्परेचर पर कुक किया जाता है या उबाला जाता है तो इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पूरी तरह नष्ट हो जाता है। ये थर्मल इंस्टेबिलिटी एस्कॉर्बिक एसिड को एक यूनिक कंपाउंड बनाती है। इस हीट सेंसिटिविटी के कारण ही पुराने जमाने में सेलर्स को इसकी सिवियर डेफिशिएंसी फेस करनी पड़ती थी। उस डिजीज को स्कर्वी कहा जाता है ना? स्कर्वी, जिसमें कोलेजन प्रोडक्शन रुक जाता है, मसूड़ों से खून आना या ब्लीडिंग गम्स इसका सबसे विजिबल सिम्टम है। इससे बचने के लिए सोर्स में आंवला और सिट्रस फ्रूट्स का जिक्र है, आंवला एक एब्सोल्यूट पावर हाउस है इस कॉन्टेक्स्ट में। क्योंकि इन्हें जनरली कच्चा कंज्यूम किया जाता है तो उनका एस्कॉर्बिक एसिड कंटेंट इंटैक्ट रहता है। सही कहा। अब डिस्कशन को उस सेक्शन की तरफ डाइवर्ट करते हैं जो थोड़ा डेंस और हाईली इंटरकनेक्टेड है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। इसे कॉम्प्लेक्स कहने का रीजन ही यही है कि ये सिंगल केमिकल नहीं बल्कि 8 अलग-अलग विटामिन्स का एक ग्रुप है, एक पूरा सिंक्रोनाइज एनर्जी मेटाबॉलिज्म का पावर हाउस। सबसे पहले अर्ली बी विटामिन्स को देखते हैं, B1, जिसका केमिकल नाम थायमीन है। इसकी कमी से बेरी नाम का न्यूरोलॉजिकल और कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर होता है। एसएससी गाइड यहाँ एक स्पेसिफिक डिटेल देती है। बेरी उन पॉपुलेशंस में ज्यादा होता है जिनकी डाइट में पॉलिश्ड राइस शामिल है। पॉलिश्ड आइस का कनेक्शन एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि कैसे मॉडर्न फूड प्रोसेसिंग अनइंटेंडेड हेल्थ क्राइसिस क्रिएट कर सकती है। चावल को अपीलिंग दिखाने के लिए उसकी ब्रांड लेयर रिमूव कर दी जाती है और वही ब्रांड लेयर थायमाइन का प्राइमरी सोर्स होती है, तो B1 गायब हो जाता है वहां से। इसके बाद आता है विटामिन B2, रिबोफ्लेविन। रिबोफ्लेविन को फॉर्मली विटामिन जी भी कहा जाता है। ये एक हिडन जेम फैक्ट है एग्जाम्स के लिए। इसकी डेफिशिएंसी से चाइलोसिस होता है। चाइलोसिस मतलब होंठ के किनारों का फटना। बिल्कुल। उसके बाद मेटाबॉलिज्म रेगुलेशन में आगे बढ़ते हुए हम आते हैं विटामिन B3 पर, नियासिन। नियासिन स्किन और नर्वस सिस्टम के लिए बहुत जरूरी है। B3 की डेफिशिएंसी से पेलाग्रा नाम की बीमारी होती है। सोर्स डॉक्यूमेंट पेलाग्रा के आगे एक स्पेसिफिक टर्म यूज करता है, 4D सिंड्रोम। डर्मेटाइटिस, डायरिया, डिमेंशिया और अल्टीमेटली डेथ। नियासिन की कमी किस लेवल पर बॉडी सिस्टम्स को कोलैप्स कर सकती है, ये उसका एविडेंस है। उन चारों सिम्टम्स का प्रोग्रेशन इसे डेंजरस बनाता है। उसी चेन में अगला एलिमेंट है विटामिन B5, पैंटोथेनिक एसिड। पैंटोथेनिक एसिड और पेरिस्थीशिया का लिंक एक सॉलिड मेमोरी पेग बनाता है। पेरिस्थीशिया यानी बर्निंग फीट सिंड्रोम। पैरों में लगातार जलन महसूस होना। B5 इस बर्निंग सेंसेशन को प्रिवेंट करता है। यहाँ बी कॉम्प्लेक्स का पहला फंक्शनल सब ग्रुप पूरा होता है। अब उन पर आते हैं जिनका कनेक्शन ब्लड फॉर्मेशन और जेनेटिक्स से है। इस ग्रुप की शुरुआत होती है विटामिन B6 से, पायरिडॉक्सिन। पायरिडॉक्सिन बैकग्राउंड में बहुत बड़ा काम करता है। ये ब्लड में हीमोग्लोबिन बनाने में मदद करता है। अगर पायरिडॉक्सिन कम हो तो हीमोग्लोबिन प्रोडक्शन ड्रॉप हो जाता है, जिससे अनीमिया होता है। साथ ही B6 की डेफिशिएंसी से स्किन डिसऑर्डर्स भी होते हैं। लिस्ट में अगला है विटामिन B7। बायोटिन, एक ऐसा नाम जो हर हेयर केयर प्रोडक्ट पर फ्लॉन्ट किया जाता है। हाँ, सोर्स क्लियरली बायोटिन डेफिशिएंसी को हेयर लॉस से लिंक करता है। और जैसे B2 को विटामिन G कहते हैं, वैसे ही बायोटिन को विटामिन H भी कहा जाता है। बायोटिन को विटामिन H जानना और हेयर इंटेग्रिटी से मैप करना एक इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट है। अब आते हैं आखिरी दो हेवी वेट्स पर, जो जेनेटिक लेवल पर ऑपरेट करते हैं, विटामिन B9 और B12। विटामिन B9 यानी फोलिक एसिड,
ये डीएनए सिंथेसाइजेशन और प्रेगनेंसी के लिए बहुत जरूरी है। फीटल डेवलपमेंट के टाइम रैपिड सेल डिवीजन के लिए फोलेट की कांस्टेंट सप्लाई चाहिए। इसकी कमी से मेगालोब्लास्टिक अनीमिया होता है। B6 की कमी से नॉर्मल एनीमिया और B9 की कमी से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, दोनों का डिफरेंस क्लियर होना चाहिए। इसके बाद लिस्ट का आखिरी और सबसे यूनिक कंपाउंड है विटामिन B12, साइनोकोबालामीन। इस नाम के सेंटर में कोबाल वर्ड एम्बेडेड है, जो इंडिकेट करता है कि इसमें कोबाल्ट पाया जाता है। ऑर्गेनिक वाइटामिन्स में एक हैवी मेटल एटम का होना काफी रेयर है। साइनोकोबालामीन की कमी एक तीसरे टाइप के अनीमिया को ट्रिगर करती है, पर्निशियस अनीमिया। इसमें बॉडी B12 को एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाती। अगर हम इसे एक बड़े परिप्रेक्ष्य से जोड़ें तो एक क्लियर पैटर्न दिखता है। बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप के ये 8 कंपाउंड्स आइसोलेट होकर फंक्शन नहीं करते। ये एक मशीन के इंटरलॉक्ड गियर्स की तरह हैं। कुछ एंजाइम्स एक्टिवेट कर रहे हैं, कुछ डीएनए बना रहे हैं, कुछ ब्लड सेल्स। एक गियर जैम हुआ तो पूरी असेंबली लाइन रुक जाएगी। फैट सॉल्युबल जो स्टोर हो सकते हैं और वाटर सॉल्युबल जो जल्दी डिप्लीट होते हैं। एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से तो ये टेबल बहुत स्कोरेबल है, लेकिन डेली हेल्थ के लिए भी ये बॉडी के वार्निंग साइंस रीड करने का एक मैनुअल है। दिस रेजेस एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमने देखा कि विटामिन सी गर्मी से पूरी तरह नष्ट हो जाता है। अगर इस रियलिटी को आज के मॉडर्न कुकिंग मेथड्स के लेंस से देखें, जहां चीजों को हाई हीट पर ओवर बॉयल या फ्राई किया जाता है, हाँ, ज्यादातर सब्जियां तो ऐसी बनती हैं। तो सवाल यह है कि उन बचे कुचे वाटर सॉल्युबल विटामिन्स को टेबल तक पहुंचने से पहले ही क्या हम नष्ट नहीं कर रहे हैं? इस नॉलेज के बाद क्या हमें अपने ट्रेडिशनल खाना तो मिलते हैं अगले वीडियो में। हाँ, तब तक पढ़ते रहो, बढ़ते रहो। और हाँ, सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलना।